हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो है हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 40 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो क्या है। सेकंड हम देखने वाले हैं कि जो ये है ये लॉन्च कब हुआ था। थर्ड देखेंगे कि ये जो लॉन्च है ये किसने किया था और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। फिर हम देखेंगे जो मेक इन इंडिया है इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमको मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च करना पड़ गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो इसकी नीड थी, उसके बाद देखेंगे इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या थे मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के। इसके बारे में देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं मेक इन इंडिया को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर हम देखेंगे कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है। उसके बारे में हम देखेंगे जो आपका मेक इन इंडिया है उसके अचीवमेंट्स अब तक के क्या क्या हैं और उसके बारे में जो मेक इन इंडिया है उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं हम। क्या है, आवश्यकता क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, कौन कौन सी स्कीम इसको सपोर्ट करती है, क्या क्या अब तक की इसकी अचीवमेंट्स हैं और क्या इसके चैलेंजेस हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो मेक इन इंडिया है वो क्या है। अगर मेक इन इंडिया की बात करें कि जो मेक इन इंडिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारी कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। मेक इन इंडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है और इसके साथ में जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनके लिए कुछ हम क्राइटेरिया है, कुछ हम उनके लिए कुछ इनिशिएटिव लेके आते हैं जिससे कि वो है इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो लगा सके और इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर इंडिया एक प्रोग्रेस कर सके। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि इंडिया के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्टअप करने के लिए अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज है और इसके साथ में जो इंटरनेशनल कंपनी है उनको सपोर्ट करने का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री का जो एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारी कंट्री के अंदर जो घरेलू जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा और इसी के साथ साथ में हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक गति मिलेगी, उसके अंदर भी एक बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जो मेक इन इंडिया है वो लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। इसको लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका मेक इन इंडिया है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, देन ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि मेक इन इंडिया क्या है। ये हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए और हमारी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिससे जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्टअप हो सके और हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हम और अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम बात करें कि जो आपका सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अगर हम बात करें कि जो मेक इन इंडिया है इस इनिशिएटिव की नीड क्या थी, सबसे पहले हम बात करें कि इंडिया के अंदर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने मिलती है आज के समय में, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया है इसकी रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि होता क्या है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आप सभी जानते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जो सीधा सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव कर गई है आपकी सर्विस सेक्टर की तरफ। एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट मूव कर गई है वो सर्विस सेक्टर की तरफ। तो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो एक रोल है जो उसको आना चाहिए था वो अभी उस लेवल पर रोल प्ले नहीं कर पाया है। उस वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसके अंदर में जो अगर हम 2013 के आंकड़े की बात करें तो 50% से अधिक जो कंट्रीब्यूशन था वो आपका सर्विस सेक्टर का था। यानी कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है सर्विस सेक्टर। लेकिन इसके अंदर में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर केवल ये 28% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। इसलिए जो आपका सर्विस सेक्टर है उसके अंदर में इतनी मतलब पोटेंशियल नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है। रीजन क्या है कि आपका जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर सिर्फ आप जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं उनको प्रीफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में आपके जो स्किल्ड
स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं, दोनों प्रकार का रोजगार आप दिया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या था कि आपका जो सर्विस सेक्टर है इंडिया की इकोनॉमी में उसका रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो हमको अपनी कंट्री के अंदर में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज करना था। तो एक तो ये रीज़न था इसको मेक इन इंडिया को करने का। एक सेकंड मैंने आपको बता ही दिया कि जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर में जो एम्प्लॉय का एब्जॉर्बेशन है वो कम होता है। क्योंकि अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर के अंदर क्या है कि एक बैंक के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, वो कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, जितने भी कस्टमर्स के पास में आए वो अकेला बंदा उनको हैंडल कर सकता है। लेकिन क्या है कि अगर आपको एक स्थान से बी स्थान तक कुछ सामान लेके जाना है, ठीक है, तो उसके लिए इसको एक अकेला आदमी कर सकता है इस काम को। लेकिन एक आदमी कितने समय में काम करेगा, 2 आदमी कितने समय में करेंगे, 3 आदमी कितने, मतलब जितने वहाँ से मैन पावर हमारी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये होता है आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर में हमारी जो अधिक लोगों को हम रोजगार दे पाते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एम्प्लॉय एब्जॉर्बेशन जो कैपेसिटी है वो आपकी अधिक होती है एज कम्पेयर टू आपका सर्विस सेक्टर। इसके बाद में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया के अंदर में सिर्फ 15% तक कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि जो मैक्सिमम शेयर है वो आपका एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का ही रहता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केवल 15% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसका रीज़न क्या होता है कि इंडिया के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रही है, इसलिए हमारी जो हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है जिनकी नीड होती है वो मैक्सिमम क्या करते हैं, इंपोर्ट। और इंपोर्ट करने से क्या होता है कि हमारी कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट वो हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो भी कम होती है। तो एक हमको जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम करना था। क्योंकि अगर हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी जो इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। तो एक ये था कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था कि उस लेवल पे वो न हो पाए। फिर है कि आपकी हमारी कंट्री के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना था। इन्वेस्टमेंट आएगी एंड तो उसी के साथ में क्या क्या होगा, नई नई इनोवेशन भी आएगी। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को अट्रैक्ट करना था। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर केवल हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम प्रेफरेंस दी जाएगी स्किल्ड एम्प्लॉय को। लेकिन जो आपका अनस्किल्ड एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के अंदर में उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो हमको आपके जो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉय है उन दोनों को हमको रोजगार देना था। और अपनी कंट्री के अंदर में आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी हमको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन सबको देखते हुए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क करने की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सेकंड मैंने आपको बता दिया कि आपके हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उस पर भी हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आपकी फॉरेन कंट्री पे। तो उसको देखने हम उनसे अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए हमको इंडिया के अंदर ही हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी। और अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी तो देन डेफिनेटली हमारे जो इंपोर्ट हमारे कम होंगे और जो हमारे एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज होंगे। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी देन हमारी कंट्री में जो आपका फॉरेन करेंसी है उसका फ्लो बढ़ेगा। उससे हमारा जो रुपये है वो भी आपको स्ट्रेंथन मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड सेम हो गया आपका डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये कुछ नीड थी। एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका जो एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, हमारा ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना, नई स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए रोजगार अवेलेबल कराना, आपका हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना, फॉरेन कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंस को कम करना, रुपये को स्ट्रेंथन करना एंड ये सब चीज़ें थी। ये सब नीड थी कि हमको मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है वो आपका लेके आना पड़ा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव थे इसके कि इंडिया के अंदर में हमको जो FDI यानी कि इंडिया के अंदर में हमको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना था। और उसको अट्रैक्ट करते हुए हमको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी कि हमको जो चाइना एंड US है उसको भी पास करने की रिक्वायरमेंट आज के समय में दिखाई देती है। क्योंकि अगर हमको एक ग्लोबल पावर बनना है तो देन डेफिनेटली हमको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको मीट करना पड़ेगा। और अगर हमारी कंट्री हमको जो प्रोडक्शन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको अगर हमको मीट करना है देन हमको टेक्नोलॉजी पे भी खर्च करना पड़ेगा। और हमको कहीं ना कहीं अपनी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी खर्च करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे खर्च करने के लिए हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वो कैपिटल कहाँ से आएगी, वो होगी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए देन
ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हमको अपनी कंट्री के अंदर में अट्रैक्ट करना है। और हमको क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपको 12 से 14% तक पर ईयर हमको जो है इसके साथ में इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 12 से 14% पर ईयर हमारी इंक्रीज हो। हमको 100 मिलियन एडिशनल जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में लेके आनी है 2022 तक में। और जो हमारा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसका शेयर है 15% तक का, उसको हमको 2022 तक लेके जाना है जीडीपी का 25%, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका भी हमको शेयर अपने जीडीपी के अंदर बढ़ाना है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर में हमको जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, एक प्रतिस्पर्धा की जो एक स्थिति है कि अपने जो प्रोडक्शन है, अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको हम ग्लोबल प्रोडक्ट से कम्पीट कर सकें, तो उस लायक हमको बनाना है। तो इसलिए भी हमको जो इंडिया के अंदर में है, इंडिया के अंदर में अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं है। हमको ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो हमको मीट करनी है। एंड इंडिया के अंदर जैसे रेलवे हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, आपका मेडिकल डिवाइसेस है, ये एफडीआई के लिए ओपन कर दिए। इससे क्या होगा कि अगर हमारी जो ये सेक्टर है जैसे आपका रेलवे हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, इसके अंदर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, दैन कहीं ना कहीं हम इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने क्या होगा कि जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट हो गई, आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर आपका रेलवे लाइन हो गई, वो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे। और जॉब क्रिएशन एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड आपका स्किल इन्हेंसमेंट इसके अंदर में आ जाता है। और जो आपका मेक इन इंडिया है स्टार्टिंग में 25 की सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया था। जैसे इसमें हो गया आपका ऑटोमोबाइल हो गया, एविएशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, ऑयल गैस एंड फार्मास्यूटिकल, ये कुछ सेक्टर थे। इसमें टोटल 25 सेक्टर थे जिसके लिए लॉन्च किया गया था आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्टिंग में। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं मेक इन इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट क्या है कि आपका जो रेलवे, डिफेंस, इंश्योरेंस एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर है वो आपका एफडीआई के लिए ओपन कर दिया गया है। अगर आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में जाते हैं तो इसके अंदर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू में हमारी जो एफडीआई लिमिट है वो पहले 49% थी, इसको बढ़ा के आप 74% कर दिया, यानी कि हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर में हमारी एफडीआई लिमिट बढ़ा दी गई है 49% से 74% तक। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन जो आपका सेल है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ताकि उनको अगर इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या कोई भी उनका कंसर्न है देन वो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। उनके लिए जो इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल्स है उनका गठन यहाँ पे किया गया है। सिंगल विंडो पोर्टल जैसे आपका श्रम सुविधा पोर्टल, ई-बुज पोर्टल है, वो ग्रीवेंसेज हैं अगर कोई भी तो उनको टैकल करने के लिए उनको रिजोल्व करने के लिए आपका श्रम सुविधा पोर्टल, ई-बुज पोर्टल, ऐसे सिंगल विंडो आपके ग्रीवेंसेज पोर्टल लॉन्च किए गए हैं जो आपके जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसको ईजी बनाते हैं और हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर कोई कंपनी और कोई फॉरेन कंपनी या कोई डोमेस्टिक कंपनी इंडिया के अंदर में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सेटअप करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प करते हैं कि इंडिया के अंदर बिजनेस कैसे सेट करता है। श्रम सुविधा और ई-बुज पोर्टल ऐसे आपके जो कुछ सिंगल विंडो पोर्टल है उनका गठन यहाँ पे किया गया है। आपका रिफॉर्म लेके आ गया है आपका जो लैंड एक्विजिशन, यानी कि आपको कोई ज़मीन लेनी है उसके अंदर में आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेज अगर आपको लेना, जैसे आपका जीएसटी हो गया, पावर कनेक्शन आपको लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया उसका इन्फॉर्मेशन कैसे हो, तो इन सब चीज़ों में जो आपकी जो टर्म्स है वो रिलैक्स किया गया है उनको। और आपका जो लाइसेंस एंड परमिट है अगर किसी कंपनी को लेना है तो उसको भी ईजी किया गया है, इससे कि अगर कोई यूनिट है, कोई कंपनी अपनी यूनिट इंडिया के अंदर में सेटल करना चाहती है तो उसको ज़्यादा आपकी एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से न गुजरना पड़े, वो इजी हो जाए। तो इन सब चीज़ों में रिफॉर्म लेके आ गया है। आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे आपका रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इस पर भी वर्क किया गया है आपका। जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, रोड हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, आपका गति शक्ति हो गया, सागर माला हो गया, भारत माला हो गया, ये सब इनिशिएटिव लेके आए गए हैं। और जैसे आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी जो एप्लीकेशन है उनको एक टाइम
उनको एक टाइम के अंडर में टाइम बाउंड क्लियरेंस उनके लिए लेकर आ गया है। और आपका जो अगर किसी भी कंपनी को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है जो मतलब इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही हो, मतलब जो आपके जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको भी कहीं ना कहीं कम किया गया है। और एक आपका जीएसटी हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि हमने जो टैक्स है उसको भी हमने सिंप्लीफाई किया है। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च किए। जैसे आपका हो गया स्किल इंडिया का जो मिशन है उसके अंदर में हमको है कि पर ईयर हमको अप्रोक्स 10 मिलियन पीपल स्किल करने हैं। स्टार्टअप इंडिया का मतलब से क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर में एक इकोसिस्टम हमको बिल्डअप करना है जहाँ पे जो स्टार्टअप है वो अच्छे से बूस्ट कर पाए, उनकी जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो पाए। उनकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमने एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हमने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया के अंदर में क्या है कि हमने जो इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड डिजिटल एम्पावर इकोनॉमी बनाने की तरफ हमारा ये कदम है डिजिटल इंडिया। इसके अंदर में क्या है कि जैसे अगर हम पेन एंड पेपर में वर्क करते हैं, पेन एंड पेपर है, अगर हमको कोई लेटर किसी कंपनी को भेजना तो अगर हम उसको बाई पोस्ट भेजेंगे तो समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम अब क्या है कि ईमेल से उसको भेज सकते हैं। इसके साथ में आपका जो पेमेंट है वही हो गया, जैसे आपका यूपीआई मान लीजिए, आप भीम मान लीजिए, वो सब चीज़ें हैं। आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको जो है ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत सारे गवर्नमेंट के ग्रेजुएशन पोर्टल है वो आपके ऑनलाइन आप आ गए हैं। आप मतलब अगर आपके पास कोई भी डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, उससे आप ईजिली आप कनेक्ट कर सकते हैं, सारी नॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक डिजिटल इंडिया को भी एक बूस्टअप दिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, इसके अंदर में जो हमारे जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे उसमें क्या है कि जो आपके हर एक इंसान तक, हर एक कंट्री के हर एक आदमी तक हम जो हमारी जो फाइनेंशियल सर्विस है, जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, क्रेडिट सर्विस है, वो हर एक इंसान तक पहुंच सके। तो उनके लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उन लोगों के अकाउंट खुलवाए गए थे बैंक के अंदर। स्मार्ट सिटीज़ हमारी कंट्री के अंदर में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट लेके आया गया है। स्वच्छ भारत अभियान, सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान लेके आया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि जो आपका ISA, जिसके हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए और एक सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ और ऐसी ग्रोथ जो आपका इन्वायरमेंट को भी हार्म न करे, उसको हमने उसको प्रमोट करने के लिए हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेके आए हैं। सागरमाला इनिशिएटिव हो गया, आपका जो पोर्ट, जो हमारी कंट्री के अंदर पोर्ट है उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम सागरमाला इनिशिएटिव लेके आए हैं। भारतमाला आपका हो गया, ऑपरेशन गति शक्ति हो गया, यानी कि ऑपरेशन गति शक्ति के अंदर में क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्टअप करने के लिए हम ऑपरेशन गति शक्ति लेके आए हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जो मेक इन इंडिया को आपको सपोर्ट करती है। ये यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब तक की जो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है कि हमने जो GST है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से कर दिया है। उसके में क्या है कि हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया गया है। 350 मिलियन से ज़्यादा लोगों के हमने जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत में बैंक अकाउंट खोले हैं। इसके साथ में हमने जो FDI है उसको कहीं ना कहीं लिबरलाइज किया है अपनी कंट्री के अंदर में। जो आपकी जो डिजिटलाइजेशन है डिजिटल इंडिया के थ्रू उसको हम लेके आए हैं। डिजिटल एडिशन और जो आपका लिबरलाइजेशन किया है हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्या है इन्होंने हमारी कंट्री की जो इनफ्रीज है, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया है। और हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी हमारे जो इंडेक्स है उसके अंदर में हमारी रैंकिंग में सुधार देखता हुआ मिला है। अगर हम बात करें जो मेक इन इंडिया के आने के बाद में, जैसे आपका जो भारतमाला है, सागरमाला है, गति शक्ति है, ये सब प्रोग्राम लॉन्च किए, तो इससे है कि हमारे जो कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उनको भी एक मोमेंटम मिला है। जो भारत नेट स्कीम है उसके अंदर में क्या है कि हम रूरल एरिया तक जो आपका डिजिटल नेटवर्क है वो पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो हमारी कंट्री की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो आपकी 6 अक्षय ऊर्जा है, उसकी जो कैपेसिटी है उसके अंदर में हमारी कंट्री की जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है। ये कुछ अचीवमेंट्स थे हमारे मेक इन इंडिया के। एंड इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो मेक इन इंडिया को लेकर जो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको जो मेक इन इंडिया है इसके अंदर में अगर आपको जो आपका
इंडस्ट्री है, अगर हम इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो इंडिया के अंदर में जो हमारे पास में मैक्सिमम लैंड है वो आपका एग्रीकल्चर यानी फर्टिलाइज लैंड है, जो आपका अप्रोक्स 60% के आसपास में है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो अगर हम इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर, जो हमारा फर्टिलाइज लैंड है वो आपका इंक्रीज होता हुआ डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है हमारा फर्टाइल लैंड, और उस पर जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अगर हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको एक मतलब फास्ट तेज़ी से हम इसको करेंगे तो उससे क्या है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी आपको एकदम से घटते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपको जो आपका प्रोडक्शन है वो आपको बूस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको लिए उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं हमको घटते हुए दिखाई देंगे। तो उसका हम एक्सेसिवली उसको हम यूज न कर ले। तो एक वो भी इसका कंसर्न आता है कि आपका जो, अगर हम एफडीआई को लार्ज स्केल एफडीआई जैसे हम अलाउ कर रहे हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक लैक देखने को मिलता है डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस का। क्योंकि जो फॉरेन अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई के अंदर में जो फॉरेन कंपनीज है वो आप पे पैसा लगाती है, और उससे क्या होता है कि वो एक मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके जो प्रोडक्ट्स है उनको अब बूस्टअप उनको मेड करते हैं, और जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो उस लेवल पर उनसे जाके कम्पीट नहीं कर पाती है। तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं तो उनकी कहीं ना कहीं मांग में कमी देखने को हमको मिलती है। मतलब जो लार्ज स्केल पर अगर हम एफडीआई है उसको हम अलाउ कर रहे हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट उसको देखने को न मिले। हमारे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं मतलब इसके अंदर नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो पाए। आपका जो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम वो बूस्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और आपको जो जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उस पर भी आपको इन्वायरमेंट पे भी इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो दिखाई हुए देते पड़ेंगे। और अगर जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई भी स्कीम जैसे गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला, या फिर कोई भी हम प्रोडक्ट बुला रहे हैं, कोई भी हम अपना ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसके साथ में ये भी आपकी संभावना बढ़ जाती है कि उसके अंदर में आपको जो करप्शन है वो हो, तो करप्शन की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी करप्शन की संभावना भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और एक ये है कि जो आपका जो भारत जो आपका ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसके अंदर में एक वाइडर रेंज ऑफ सेक्टर है, यानी कि अप्रोक्स हम 25 सेक्टर को इसके अंदर में लेके जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की एक कमी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको हर एक सेक्टर पर कंटिन्यूस फोकस करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन की कमी हमको देखनी पड़ती है। और आपका जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो बैंकों के, वो भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो डोमेस्टिक जो यूनिट्स हैं वो बैंक से लोन ले लेती है, और किसी कारण से वो जो है जो ऋण है अगर वो ऋण वापस नहीं कर पाती है तो उसकी वजह से हमारे जो एनपीए हैं वो भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस थे आपके मेक इन इंडिया को लेकर, सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल है हमारा @सक्सेसनेत्रा। इसी के साथ में आपको इसकी जो पीडीएफ है उसके ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीधे आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।